जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सिविल इंजीनियरिंग पे। दोस्तों, आज है 16 मई और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ 16 मई के टॉप 6 करंट अफेयर। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर मेरा कंटेंट और मेरी वीडियो क्वालिटी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों हमारा, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में मई 2025 में यूपीएससी के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो बने हैं डॉक्टर अजय कुमार। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, आइए दोस्तों जानते हैं चर्चा में क्या है और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। तो दोस्तों डॉक्टर अजय कुमार को संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और बात करें तो वे दोस्तों 1985 बैच के केरल कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं। उन्होंने अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में कार्य किया है। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इन्होंने दोस्तों जो 2019 से और 31 अक्टूबर 2022 तक रक्षा सचिव के रूप में भी कार्य किया है। और बात करें दोस्तों तो यूपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति 6 वर्ष की अवधि अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक के लिए की जाती है। दोस्तों बात हो रही है यूपीएससी के बारे में, तो आइए यूपीएससी के बारे में मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बता दूं। इसका जो दोस्तों फुल फॉर्म है वो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसका फुल फॉर्म है यूपीएससी का। और इसकी जो स्थापना दोस्तों हुई है वो 1 अक्टूबर 1926 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका दोस्तों मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार हैं। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर दो दोस्तों क्या है, हाल ही में यमन के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों अभी यमन के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं वो बने हैं सलीम बिन ब्रिक। आपको ये नाम याद रखना है, ये अभी हाल ही में यमन के प्रधानमंत्री बने हैं। आइए दोस्तों जानते हैं इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों हाल ही में यमन में वित्त मंत्री सलीम सलेह बिन ब्रिक को नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों ये इससे पहले क्या थे, यमन के वित्त मंत्री थे सलीम सलेह बिन ब्रिक। इन्होंने दोस्तों अहमद अवाद बिन मुबारक के इस्तीफे के कुछ घंटे बाद ही राष्ट्रपति नेतृत्व परिषद द्वारा उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, सलेम सलाह ब्रिक 2019 से यमन के वित्त मंत्री हैं। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों बात हो रही है यमन की, तो ये आइए यमन के बारे में मैं कुछ स्टैटिक जीके आपको बताना चाहूँगा। यमन की जो दोस्तों राजधानी है सना है। ठीक है, ये हालांकि वर्तमान में अदन अस्थायी राजधानी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है कि वर्तमान में जो है अदन यहाँ की अस्थायी राजधानी है। वैसे तो यहाँ की राजधानी सना ही है। ठीक है, यहाँ की दोस्तों मुद्रा जो है करेंसी ये वो रियाल है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो सलीम सालेह बिन ब्रिक हैं। और यमन का जो कुल क्षेत्रफल है दोस्तों वो लगभग है 4,55,503 वर्ग किलोमीटर। ठीक, यह किस महाद्वीप में स्थित है, तो आपको याद रखना है एशिया महाद्वीप में ये देश आता है। और यहाँ की दोस्तों जो आधिकारिक भाषा है वो है अरबी। और यमन के जो पड़ोसी देश हैं वो है ओमान और सऊदी अरब। ठीक, तो ये पॉइंट्स भी आपको याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 में भारत की रैंकिंग क्या है। तो दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स अभी हाल ही में जारी किया गया है। इसमें जो भारत की रैंकिंग है वो है 191वां स्थान जो है इस इंडेक्स में भारत को मिला है। आइए दोस्तों इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य मैं आपको बताना चाहता हूँ। भारत 2025 के प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 191 91 स्थान पर है। ठीक है, और 2024 में दोस्तों जो इसका स्थान था ये 159वें स्थान पर था 2024 में। और यह जो
वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी कौन करता है? तो ये करता है दोस्तों रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक, इसके द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। और 2025 में दोस्तों कितने देशों की रैंकिंग की गई है? तो आपको याद रखना है 180 देशों की इसमें इस साल रैंकिंग की गई है, जिसमें भारत का स्थान जो है 191 स्थान पर है। ठीक, बात करें दोस्तों इस रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? तो नॉर्वे जो है वो पहले स्थान पे है। इसके बाद है दोस्तों एस्टोनिया जो सेकंड सेकंड नंबर पे है, और थर्ड पे दोस्तों आता है नीदरलैंड। ठीक, तो ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बात करें दोस्तों तो भारत के पड़ोसी देशों की क्या स्थिति है इस सूचकांक में? तो इसमें दोस्तों जो चीन है वो 178वें स्थान पे आता है। वहीं बात करें नेपाल की तो वो दोस्तों 90वां स्थान है इसका। और पाकिस्तान दोस्तों 198वां स्थान है, और बांग्लादेश 149वें स्थान पर है इस फ्रीडम इंडेक्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में चर्चा में रहा महुआ महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों आपको ये बताना है कि महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड राज्य में महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी स्थित है। आइए दोस्तों जानते हैं चर्चा में क्यों है और इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों झारखंड के लातेहार जिले में स्थित महुआ दानर वुल्फ सेंचुरी भारत का पहला एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। यह अभयारण्य भारतीय ग्रे उल्फ यानी कि कैनिस प्यूलस पैलिप्स के संरक्षण के लिए समर्पित है। ठीक है, तो यह दोस्तों जो अभयारण्य है यह भारतीय ग्रे उल्फ के लिए समर्पित है, और यह भारत का पहला एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। तो इसलिए यह चर्चा में है क्योंकि यह भारत का एकमात्र भेड़िया अभयारण्य है। दोस्तों इसे 1976 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। तो इसे कब घोषित किया गया था वन्य जीव अभयारण्य? 1976 में। और 1979 में पहली गणना के अनुसार अभयारण्य में 49 भेड़िए थे। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। दोस्तों बात हो रही है झारखंड की, तो आइए झारखंड के बारे में मैं कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ। झारखंड की दोस्तों जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 15 नवंबर 2000 को। बिहार से अलग होकर यह झारखंड नया राज्य बना था। इसकी दोस्तों राजधानी जो है वो है रांची, और सबसे बड़ा शहर जो है जमशेदपुर है झारखंड का। और क्षेत्रफल दोस्तों झारखंड का लगभग है 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ के जो वर्तमान राज्यपाल हैं वो हैं संलेश पासवान, और वर्तमान मुख्यमंत्री जो है दोस्तों झारखंड के वो हैं हेमंत सोरेन। और यहाँ के जो प्रमुख खनिज हैं वो है कोयला, लौह अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट और यूरेनियम। तो ये सारे पॉइंट भी आपको याद रखने हैं झारखंड से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस ने नई दिशा पहल शुरू की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने नई दिशा पहल शुरू की है। आइए जानते हैं यह पहल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। दोस्तों आइए जानते हैं क्या है चर्चा में। तो इस पहल का दोस्तों पूरा नाम क्या है? इस पहल का पूरा नाम है नई दिशा शिक्षा की ओर लौटता मार्ग। ठीक है, इसका ये पहल का पूरा नाम है, तो ये पूरा नाम भी आपको याद रखना है। पहल का मुख्य उद्देश्य जो है शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली में वापस लाना है। ठीक है, दिल्ली पुलिस के कर्मी बच्चों के परिवारों से मिलकर उनके द्वारा स्कूल छोड़ने के कारणों की पहचान करते हैं और समस्याओं का समाधान निकालते हैं। तो यह दोस्तों जो पहल है इसके अंतर्गत दोस्तों क्या हुआ, जो बच्चे हैं जिनको अभी जैसे गरीब हैं वो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, तो इस वजह से उनको दिल्ली पुलिस जो है उनके परिवारों से मिलकर उनको स्कूल छोड़ने के कारण पूछती है और उनकी समस्याओं का समाधान करती है इस पहल के अंतर्गत। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 और यह लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है दोस्तों? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे कब मनाया जाता है? तो नेशनल टेक्नोलॉजी डे दोस्तों
11 मई को मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। आइए जानते हैं दोस्तों यह क्यों मनाया जाता है, और इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बताना चाहूँगा मैं आपको। देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हर साल 11 मई को मनाया जाता है, जो भारत की वैज्ञानिक और तकनीक उपलब्धियों का प्रतीक है। ठीक है। इस दिन भारत ने 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण ऑपरेशन शक्ति किया था। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 11 मई 1998 को पोखरण में परमाणु बमों का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था ऑपरेशन शक्ति के तहत। और इस दिन का नाम पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रखा गया। तो इस दिन का जो नाम है वो श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रखा था। और मई 1974 में पोखरण वन के ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा के बाद आयोजित यह दूसरा परीक्षण था। ठीक है दोस्तों, बात हो रही दिवस की, तो आइए मैं आपको महत्वपूर्ण मई माह के महत्वपूर्ण दिवस बताना चाहूँगा। तो दोस्तों, 1 मई को क्या मनाया जाता है? 1 मई को रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस और अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। 2 मई को दोस्तों विश्व टूना दिवस मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। और 4 मई को कोयला खनिज दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया जाता है। 5 मई को दोस्तों विश्व पुर्तगाली दिवस मनाया जाता है। बात करें 6 मई को, तो विश्व अस्थमा दिवस मई का पहला मंगलवार के दिन मनाया जाता है। और 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और 10 मई को विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट डेज हैं जो मई मंथ के अभी मनाए गए हैं, इनको भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी बनी है। अगर कुछ गलती होती है तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपकी सपोर्ट के लिए धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।